हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक और कमेंट का जवाब दूंगा जो किसी ने पूछा था मुझसे। लेट्स सी द कमेंट फर्स्ट एंड देन आई विल आंसर द क्वेश्चन। सो आलिफ हुसैन ने बेसिकली पूछा था कि कॉपी राइटिंग के काम के बारे में डिटेल्स में बताइए, उसके लिए क्या लिखना प्रैक्टिस करना चाहिए। सो कॉपी राइटिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल लेवल पे वो बेसिकली सिर्फ 2-3 महीने का ही है, जिसमें मैं एक कंपनी में मुझे हायर किया था एज अ कॉपी राइटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पर मैंने 2-3 महीने बाद जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे काफ़ी बोरिंग लग रही थी। उसमें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं ये बता सकता हूँ कि जिन लोगों से मैं मिला हूँ जो कॉपी राइटर हैं वो लोग क्या करते थे। मैं जब मुंबई गया था तो मैं बेसिकली एडवर्टाइजिंग में काम करने के लिए ही गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी कूल इंडस्ट्री। डीप डाउन में एक्टर बनना चाहता था। डायरेक्शन, एडिटर, सिनेमाटोग्राफी, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज ग्रेजुएट था जिसने बहुत सारी फिल्में देखी थी, और उसको भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ लगता था कि सिर्फ एक्टर ही फिल्में बनाते हैं और एक्टर ही फिल्में करते हैं, बाकी सब तो बेकार के लोग होते हैं। सो मैं गया था, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो एडवर्टाइजिंग में काम कर रहे थे मुंबई में, तो मेरा ये चार्म था कि मैं कुछ टाइम एडवर्टाइजिंग में काम करूँ, क्योंकि मुझे उसकी लाइफ बहुत कूल लगती थी। और मैं रेज्यूमे लेके एडवर्टाइजिंग ऑफिस से ऑफिस जाता था, पर मुझे काम नहीं मिलता था, बिकॉज दे यूज़ टू से कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो, तुम इंजीनियर हो, तुम कॉपी राइटर की जॉब में क्यों आए हो, क्योंकि कॉपी राइटर की जॉब में एक्चुअली पैसा नहीं मिलता है। 5, 10, 15 हज़ार रुपये मिलेगा। 15 हज़ार भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ। इंटर्न में आपको बहुत टाइम काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एक सैलरी बनेगी जो कि बहुत ही मिनिमल होती है। सो कॉपी राइटर इज़ बेसिकली द lowest job that you can get in advertising. This is where you actually enter into an advertising. सो मासकॉम के बंदों को ये जॉब मिलती है, तो अगर आपने मासकॉम किया हुआ है तो आपके लिए जॉब लेना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ एज अ कॉपीराइटर जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो ये है कि आप ये जानो कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो टॉप कंपनीज़ हैं जो एडवर्टाइजिंग करती हैं। टॉप 20 कंपनीज़ के बारे में एटलीस्ट जानो कि कौन कौन सी हैं। ग्रे मीडिया है, JWT है, साक्षी एंड साक्षी है, ओगिलवेई है, और इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानिए। उनके CEOs कौन हैं, उनके यहाँ क्या क्या काम होते हैं, कौन से एड्स उन्होंने बनाए, उनके कैंपेन्स कौन से हैं वो बनाइए, वो जानिए। बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे एडफैक्ट्स है या फिर कैंपेन वीकली है। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जो इंडियन एडवर्टाइजिंग की हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, और ये जानने के लिए कि कंटेम्प्रेरी कौन कौन से एड्स बन रहे हैं और कौन से एग्जीक्यूटिव्स कहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग की बात ना करूँ तो आपको गूगल में भी जाना है, तो आपको गूगल कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। और ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि जब भी आपका इंटरव्यू होता है और आपको किसी कंपनी में बुलाया जाता है तो उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा पूछा जाता है। तो आपको ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको एडवर्टाइजिंग में एक्चुअली इंटरेस्ट है या सिर्फ आप जॉब जॉब के लिए करना चाहते हो। बेसिकली काम तो उनको कॉपी राइटिंग है, पर वो देखना चाहते हैं आप कितने पैशनेट हो अपने काम को लेके। तो थोड़ा सा जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो उन कंपनियों के बारे में थोड़ा सा पता करिए। सिर्फ मेल करने से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ मेल करोगे तो आपको रिस्पांस नहीं आएगा, आपको फिजिकली वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आप फिजिकली वहाँ पे जाओ, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे बोलो कि आई नीड अ जॉब एज अ कॉपी राइटर, अपना रेज्यूमे सबमिट करो, और मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल आ ही जाती है, बिकॉज एवरी एडवर्टाइजिंग कंपनी इज़ लुकिंग फॉर गुड कॉपी राइटर्स। क्योंकि कॉपी राइटर्स बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर या सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर, इन सब की पोजीशन पे मूव कर जाते हैं, क्योंकि कॉपी राइटर कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक बनना नहीं चाहता। फर्स्ट सैलरी नहीं होती है, काम ज़्यादा होता है, इसलिए नहीं करना चाहते। तो जो प्रिपरेशन है आपको कॉपी राइटिंग जॉब के लिए करनी चाहिए, वो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश और हिंदी पे ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं जब कॉपी राइटिंग करता था तो मेरी जो इज्जत थी कॉपी राइटिंग वाली कंपनी में, मतलब जिसमें मैं कॉपी राइटिंग करता था, वो ये थी कि मुझको हिंदी आती है। मैं बेसिकली लखनऊ से था, तो मेरी हिंदी अच्छी थी, मेरी इंग्लिश भी अच्छी थी, पर इंग्लिश वहाँ पे सबकी अच्छी थी। और कॉपी राइटिंग का जो मैंने एटमॉस्फेयर देखा है वहाँ पे ये एटमॉस्फेयर है कि हर कोई इंग्लिश में बात करता है और हर किसी को हिंदी से नफरत है। सो वो आपसे वो प्रिटेंड करेंगे कि उनको हिंदी नहीं आती। तो मैंने ऐसा बहुत एटीट्यूड देखा है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि ओ आई डोंट नो हिंदी, ओ डैट इज़ सो टैकी, और इस तरह की बकवास करते हैं। सो दे ईट गुड फूड, महंगी जगहों से खाते हैं। आई डोंट नो हाउ दे अफोर्ड इट विद द पे चेक दैट दे गेट, बट मोस्ट ऑफ द जो कॉपी राइटर्स होते हैं वो इनिशियल लेवल पे होते हैं, तो घर से उनको सपोर्ट मिलता है। तो कभी उससे मिसगाइड मत होइए कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो अच्छे 2 BHK में रहते हैं। तो मैंने मतलब ये देखा तो मेरे को समझ में नहीं आया कि हाउ दे आर अफोर्डिंग इट, क्योंकि जितना पैसा मुझे मिल रहा था कॉपी राइटिंग में, उसमें तो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बहुत सारे कॉपी राइटर्स ऐसे हैं जिनको घर से पैसा मिलता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे उनके घर वालों को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इतना सैलरी आपका नहीं होता है। और जो भी कॉपी राइटिंग की कंपनीज़ हैं वो बहुत ही पॉश एरियाज़ में से हैं, जैसे मुंबई में जो कॉपी राइटिंग की कंपनीज़ हैं वो लोअर परेल में ज़्यादा है, और लोअर परेल इज़ अ पॉश एरिया ऑफ मुंबई। साउथ बॉम्बे है, वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव रहना, तो कई लोग बोरीवली, मलाड की साइड रहते हैं और रोज़ ट्रैवल करते हैं लोअर परेल की तरफ, क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन से ईजी हो जाता है।
पर हेक्टिक तो है ही, क्योंकि ट्रेन बहुत भरी होती है और आप प्राइम टाइम में अगर जा रहे हो तो आपको ट्रेन भरी ही मिलेगी। तो सो ये दैट्स इट। सो तैयारी जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आप जितना बुक्स रीड कर सकते हो उतना आपको हेल्प मिलेगी, और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो बुक्स रीड कर सकते हो वो करो, क्योंकि जो सीईओज हैं कंपनी के, ज़्यादातर सीईओज ने अपनी अपनी कंपनी की एक किताब निकाली है। निकलने के बाद जैसे अम्बी परमेश्वरम की नवाब नूडल्स एंड न्यूड करके किताब है, बहुत बढ़िया है, उसको आप पढ़िए। पीयूष पांडे की पैंडेमोनियम है, वो पढ़िए। पैंडेमोनियम में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे कि पीयूष पांडे ने कैसे एडवर्टाइजिंग करी और हाउ ही बिकेम वन ऑफ द टॉप मोस्ट एडवर्टाइज़र ऑफ इंडिया। एंड और भी बहुत सारी किताबें हैं अभी, जैसे डबल लाइफ करके है एलेक पदमसी की, जो मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए, जो मैंने पढ़ी थी जब उनकी डेथ हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो किताब, उसमें काफ़ी इंस्टेंसेस थे। और इस तरह की किताबें आप पढ़ के थोड़ा सा आपको एडवर्टाइजिंग की दुनिया के बारे में पता चलता है कि किस तरह वहाँ पे काम होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। बेसिकली कुछ है नहीं है, तो वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था कॉपी राइटिंग का वो ये था कि कभी मुझे कभी जैसे होली का फेस्टिवल पड़ रहा है तो मुझे कैप्शन लिखने को मिलता था कि हिंदी में आप 50 कैप्शन लिखो, तो फिर मैं वो होली उत्सव होली का इस तरह के लिखता था दैनिक जागरण के लिए। कभी लेंस कार्ड का कुछ काम आया तो लेंस कार्ड का हिंदी में लाइन लिखना है। कभी रिलायंस जियो का कुछ काम आया तो रिलायंस जियो के काम में मेरे को फिर लिखना पड़ेगा कि एड्स, जो उसके एड्स हैं उसका हम लोग पिच करते हैं तो फिर एड्स लिखने पड़ते हैं। ओयो का काम था, शॉपक्लूज का काम था, तो उनके एड्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो एडवर्टाइजिंग में बेसिकली सिर्फ एड्स नहीं बनते हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बुकमार्क तक बनते हैं, ग्राफिक्स बनते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। तो उसका सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो आर्ट डायरेक्टर करता है। तो जो थिंकिंग होती है वो बेसिकली कॉपी राइटर के एंड पे होती है। आप एज अ कॉपी राइटर आइडियाज़ डेवलप करते हो, अपने सीईओ को दिखाते हो, उनको पसंद आता है तो आइडिया एग्जीक्यूट होते हैं। इनिशियल लेवल पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके आइडियाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, और सारे आइडियाज़ लगभग रिजेक्ट हो ही जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप शायद यू आर गुड फॉर नथिंग। बट द थिंग इज़ एडवर्टाइजिंग में भी ह्यूमन वैनिटी काम करती है। even though you have a good idea, your seniors won't accept it because you are new. So they will keep making changes to those ideas, or they will reject it outrageously and later present that same idea, saying that that idea is their own. But you can't fight with that, because that is how hierarchy works in advertising. So the idea is, इवन दो योर आइडियाज़ आर रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन, आप लगातार पिच करते रहो अपने आइडियाज़, लगातार आइडियाज़ पर सोचते रहो, क्योंकि कहीं लगातार जब रिजेक्शन मिलता है तो आपके आइडियाज़ स्ट्रीमलाइन होने शुरू होते हैं। कई बार एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जब हम एडवर्टाइजिंग में जाते हैं और कॉपी राइटिंग करते हैं तो हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। हमें जो लगता है कि सही होना चाहिए, हमें जो लगता है जो राइटिंग सही होनी चाहिए या लाइन सही होनी चाहिए, हम उस बारे में सोचते हैं। पर एक्चुअली हमें क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। तो क्लाइंट सर्विसिंग का एक बंदा होता है एडवर्टाइजिंग में जो क्लाइंट से ही डील करता है। मतलब एक बंदे को सिर्फ इसलिए रखा जाता है कि वो क्लाइंट से ब्रीफिंग लेके आए, तो क्लाइंट से वो मीटिंग करता है, क्लाइंट के ऑफिस जाता है, वहाँ पे ब्रीफिंग लेता है, और उस ब्रीफिंग के बेसिस पे आके जो टीम होती है उसको ब्रीफ करता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए और किस तरह का कंटेंट हमें क्रिएट करना है। बेस्ड ऑन दैट कॉपी राइटर और बाकी लोग जो होते हैं वो उस पर कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं। तो वो ब्रीफिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो क्लाइंट ब्रीफिंग वाला बंदा होता है, इफ़ ही इज़ नॉट वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग द ब्रीफ्स ऑफ द क्लाइंट, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार क्लाइंट्स जो होते हैं वो खुद क्लियर नहीं होते हैं कि उनको क्या चाहिए। और यहीं पे एडवर्टाइजर्स आते हैं। जो हमारी कंपनी का सीईओ था वो बेसिकली एडवर्टाइजर्स को क्लाइंट्स को ये बताता था कि उनको बेसिकली क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यहाँ तक होता है कि कई बार जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जो आपको देखते हो ना कि सामान फ्री में दे रहे हैं या ग्रैंड सेल हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बेसिकली इनकी कंपनी के एडवर्टाइजर्स ही सजेस्ट करते हैं कि 31 तारीख आने वाली है, 31 तारीख को आप ये करो, होली आने वाली है, होली पे आप ये सेल डाल दो। तो दे लुक आउट कि अच्छा कैसे सेल करनी है, क्या क्या सामान सेल करना है, किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। तो दे डिज़ाइन इंटरेस्टिंग कैंपेन्स अराउंड दैट, दे चेंज द होल स्ट्रक्चर ऑफ देयर ई कॉमर्स वेबसाइट। सो बहुत सारे सजेशंस इस तरीके के जाते हैं, और बेस्ड ऑन विच हम कॉपी राइटिंग का वो करते हैं। और कई बार आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं जो कि उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, जो ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं वो सब जाते हैं। पर बेसिकली आपका काम होता है कैप्शन लिखना और स्टोरीज क्रिएट करना। सो ये सारा काम कॉपी राइटिंग में होता है, और इसके लिए आपकी ग्रामर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है देन कॉपी राइटिंग में आपका काम बहुत अच्छे चलेगा। और उसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितनी पोएम्स हो सकती हैं हिंदी या इंग्लिश की, जितनी भी हों, वो सब पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है इन सब की वो बहुत ही पोएटिक होती है। अगर आपको पोएम्स आप पढ़ते हो तो आपको लैंग्वेज के साथ खेलना आ जाएगा, आपको नए नए शब्द भी सीखने को मिलेंगे, और आप फ्लुएंटली चीज़ें कर पाओगे। क्योंकि कई बार सिर्फ डायरेक्टली किसी चीज़ को बताना कस्टमर के लिए बहुत इन्फ्लुएंसिंग नहीं होता है, पर उसी चीज़ को आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हो। जैसे इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला,
तो इस तरह के शब्द भी आपको पता होने चाहिए। जो पीयूष पांडे की खासियत है, या जो मैंने टॉप एडवर्टाइजर्स के बारे में पढ़ा है, उनकी जो खासियत है, जो कॉपी राइटर्स हैं, जो अच्छे कॉपी राइटर्स हैं, उनकी खासियत ये है कि वो रियल लाइफ से इंस्टेंसेस उठाते हैं। मेरे को भी मेरे जो बेस्ट थॉट्स थे, जो आइडियाज़ थे, वो तब आते थे जब मैं बाइक में होता था। तो इसके लिए आपको ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप बहुत सारा लिटरेचर तो पढ़ो ही, साथ में आप आसपास घूमो भी। चाय की दुकान में जो लोग बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉमन लैंग्वेज, एंड दैट इज़ हाउ ऑडियंस कनेक्ट्स विद यू। द मोर कॉमन लैंग्वेज यू यूज़, जितना ग्राउंडेड लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, उतना आप सक्सेसफुल होते हो। सो अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, तो आपसे जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो भी लोग आपसे इंप्रेस होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप वेल रेड हो, आपको बहुत सारे शब्द पता हैं, आप लैंग्वेज के साथ खेल सकते हो। तो वो आपको अच्छा जॉब ऑफर करेंगे, अच्छा पैसा भी ऑफर कर सकते हैं। जो कि ज़्यादातर जो कॉपी राइटर होते हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं और उनको कॉपी राइटिंग की जॉब मिल जाती है। बहुत सारी कंपनीज़ में इंटर्न भी हायर होते हैं, जो इंटर्न वैसे होते हैं कि मतलब वो इंटर्न के लिए एक सेपरेट बजट रखते हैं। तो जो बच्चे मास कॉम से इधर उधर से पास आउट होते हैं, तो उनका जो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है या फिर इंटर्न का टाइम होता है, तो वो इंटर्न 2 महीने 3 महीने करते हैं। उसके लिए एडवर्टाइजर्स हमेशा खुले होते हैं, तो 2-2 3-3 महीने के लिए इंटर्न्स रखते हैं, वो सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो अगर आप मास कॉम कर रहे हो तो। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में जाके बोल सकते हो कि मैं इंटर्न जॉब से शुरू करना चाहता हूँ, वहाँ से आप फ्री में जॉब करना शुरू कर सकते हो। पर अगर आपको प्रीवियसली काफ़ी अच्छी नॉलेज है लैंग्वेज को लेके, तो आप अच्छे कॉपीराइटर बन जाओगे और आपको अच्छी तरीके से जॉब मिल जाएगी। सो दिस वाज इट, दिस वाज माय एक्सपीरियंस इन कॉपी राइटिंग। ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली आपको अपने कान खुले रखने पड़ते हैं। जितना बेसिक आप जानोगे उतना अच्छा है। और जो किताबें मैंने आपको बताई हैं, पेंडेमोनियम बाय पीयूष पांडे, डबल लाइफ बाय एलेक पदमसी, एंड अम्बी परमेश्वरम की नवाब नूडल्स एंड न्यूड, ये 3 किताबें जो हैं ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हैं, मुझे लगता है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप ओगिलवेई के फाउंडर डेविड ओगिलवेई की किताबें पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। चार्ल्स साशी, जो साशी के ओनर हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। और B&H जो है कंपनी, उसकी किताबें पढ़ सकते हो कि कैसे उन्होंने एक गैरेज से शुरू किया था और उसके बाद में एप्पल कंपनी को उन्होंने उनका एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिसाइड किया था। 1984 जो ऐड है वो उन्होंने बनाया था। 1984 ऐड बहुत ही बिग ऐड माना जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी एडवर्टाइजिंग चेंज कर दी थी और जिस तरह से एडवर्टाइजिंग होती है वो चेंज कर दी थी। तो उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक और चीज़ आपके लिए करना ज़रूरी है कि जितने भी एड्स हैं, दिन में बैठ के एटलीस्ट 100-200 एड्स को देखो। अगर आप ये प्रोसेस 2-3 महीने करते हो तो आपको काफ़ी नॉलेज आ जाएगी कि एड्स कैसे डिसाइड होते हैं, कैंपेन कैसे डिसाइड होता है और क्या पैटर्न है जो वो लोग फॉलो करते हैं, और कितने कम टाइम में आपको कितना कुछ बताना होता है। सो एड्स इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग्स, जो वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स जो एड कंपनीज करती हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा पैसा होता है। बाकी चीज़ें तो उनको करनी पड़ती हैं क्योंकि क्लाइंट की डिमांड होती है, उनको सब चीज़ें करके देनी पड़ती हैं। बट एड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और उसी में सबसे ज़्यादा पैसा है। तो बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज भी हैं वो भी लुकआउट करती हैं कि जो क्लाइंट है उनका वो एड्स बनवाए उनसे, क्योंकि उसमें पैसा काफ़ी उन लोगों को मिल जाता है। सो इसलिए एड्स बहुत देखो। अगर आप एड्स में स्पेशलाइज करते हो तो आप काफ़ी आगे जा सकते हो, क्योंकि अगर आपके आइडियाज़ अच्छे हैं तो वो आपको फिल्म डिपार्टमेंट में डाल देंगे, और फिल्म डिपार्टमेंट में आप डायरेक्टली सेलिब्रिटी से भी मिल सकते हो, प्रोडक्शन हाउसेस से मिलोगे, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से कांटेक्ट में रहोगे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता था तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझसे कभी मिलते नहीं थे या उनको मैसेज करता था रिप्लाई नहीं आता था, उनका फटाक से रिप्लाई आने लगा। ऐसे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं कभी काम करना चाहता था, मिलना चाहता था या सिर्फ हाथ मिलाना चाहता था, वो सब मुझे फ़ोन करते थे, अपने प्रोफाइल्स भेजते थे कि हम क्षितिज हमको पिच कर दो, हमको पिच कर दो। क्योंकि जितने भी बड़े डायरेक्टर जो आपको लगता है कि बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो सबके सब एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, एड्स करना चाहते हैं, क्योंकि एड्स करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है बट पैसा बहुत ज़्यादा है उसमें। एक डायरेक्टर को 2.5 लाख से 5 लाख से 10 लाख से 15 लाख तक पैसा मिल जाता है, और 3-4 दिन का शूट होता है, 1 हफ्ते की मेहनत होती है, तो उसमें अगर आपको 10-15 लाख रुपए मिल रहा है तो क्या बुरा है। सो दिस इज़ वॉट आई नो अबाउट एडवर्टाइजिंग। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। अगर नहीं मिली है तो बताओ, मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, कोशिश करता हूँ किसी का इंटरव्यू लेने का। जो कॉपी राइटर है, जिसको कॉपी राइटिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको और डिटेल में बता सकता है। क्योंकि मैं फिल्म लाइन से हूँ, एडवर्टाइजिंग में मुझे इंटरेस्ट था अगेन बिकॉज ऑफ ओनली मॉनेटरी रीजंस कि मुझे पैसे कमाने थे। और एडवर्टाइजिंग में इनिशियली जब मेरा काम नहीं बना और जब इनिशियल लेवल पे मेरे को जॉब नहीं मिली ये बोल के कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो, तो 5-6 साल बाद जब मैं एज एन आर्ट असिस्टेंट काफ़ी ऐड कर चुका था, तो मेरा ये मन हुआ कि मैं एड्स में डायरेक्टर बन जाऊँ। बट अगेन वहाँ पता चला कि वहाँ भी कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ भी आप किसी के अंडर में काम करते हो तो ही पिच हो सकते हो। आपको प्रोड्यूसर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहता है एजेंसीज़ के। कोई भी एजेंसी डायरेक्टली किसी को भी काम नहीं देती। एजेंसी में जो लोग बैठे हैं, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो अपने जानने वालों को ही काम देते हैं, तो उसी हिसाब से होता है। तो एड फिल्म डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली बनना थोड़ा सा मुश्किल है इनिशियल लेवल पे, अगर आप किसी को असिस्ट नहीं करते हैं तो। खैर वो सेपरेट टॉपिक है कि एड फिल्म डायरेक्टर कैसे बने। बट
आई होप कि दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू। अगर नहीं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।